हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसका पार्ट 2। इससे पहले वाली हमने आज हमारे टॉपिक 11वां टॉपिक है, ये 11वीं वीडियो है और ये भी पॉलिटी से संबंधित है। लास्ट क्लास में भी हमने इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिस्कस किए थे, क्लियर है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज उससे आगे बढ़ रहे हैं और जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अब तक हुए हैं उससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम इसमें क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। आरबी का यूट्यूब चैनल हमारा ये आप सब्सक्राइब कर सकते हो ऑल एसएससी रिलेटेड इंफॉर्मेशंस के लिए। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब, जिस पे आप जुड़ सकते हो और इस पे जितने भी एसएससी एग्जाम्स हैं ऑल प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। 5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं हमारे इस चैनल पे, आप लोग भी जुड़ सकते हैं इस पे। तो विदाउट एनी, बिना किसी देरी के हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पूरा एक नया वीडियो, एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्ट 2। तो सबसे पहला है 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1990, जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस नहीं किया था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इससे रिलेटेड हैं, इसलिए इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। 65वां संविधान संशोधन 1990 में होता है और इसमें आर्टिकल 338 के अंतर्गत, कौन सा आर्टिकल, ये क्वेश्चन पूछा गया है, किस आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल 338 के अंतर्गत SC ST आयोग है ना। अभी आपने सुना होगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ये अलग अलग है। लेकिन जब ये पहली बार बना 1990 में 65वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो एक ज्वाइंट बना, ये संयुक्त बना, ज्वाइंट SC ST आयोग बना। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। ज्वाइंट था, अलग नहीं किया गया था। बाद में आगे चल के इसको क्या कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 338। आज के टाइम में आर्टिकल 338 में क्या है, केवल SC नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है और आर्टिकल 38A में है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इसके द्वारा बनाया गया SC और ST जो समुदाय हैं उनके लोगों के वेलफेयर के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनका सोल्यूशन निकालने के लिए, उनके लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशन के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए, सरकार तक पहुंचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई। नेक्स्ट 84वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। 74 हमने 73 74 पढ़ लिए थे। 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001, जिसमें क्या किया गया, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में जो परिसीमन होते हैं, परिसीमन मतलब डिलिमिटेशन, डिलिमिटेशन का मतलब होता है रिकंसिडरेशन ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसीज, लोकसभा की और स्टेट असेंबलीज की, क्लियर है। राज्य विधानसभाओं की जो निर्वाचन क्षेत्र होंगे, इलेक्शन एरियाज होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी, उनका हर, आपको पता है हर जनगणना के बाद, हर सेंसस के बाद उनका डिलिमिटेशन होता है। क्यों? क्योंकि भारत में पॉपुलेशन के आधार पर, पॉपुलेशन के आधार पर लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीटें डिसाइड की जाती हैं, क्लियर है। लोकसभा में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यूपी की है तो लोकसभा में 80 सीटें हैं यूपी की, राज्यसभा में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वहीं की है तो 31 सबसे ज्यादा सीटें हैं, विधानसभा में वहां की 403 सीटें हैं, सबसे ज्यादा हैं इस देश में क्योंकि वहां की पॉपुलेशन यूपी की सबसे ज्यादा है। तो पॉपुलेशन के आधार पर लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा में क्या हुआ है, सीटों का बंटवारा हुआ है। तो चूंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है हर 10 साल में क्या होता है, सेंसस होता है। जैसे 2001 में हुआ, उससे पहले 1991 में हुआ, 2011 में हुआ, अभी 2021 में होना था, कोविड की वजह से नहीं हुआ, अब वो 2024-25 में जाके वो होगा, क्लियर है। और उसके बाद क्या होता है, सीटों का डिलिमिटेशन होता है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ जाती है। लेकिन क्या हुआ, इसको 2026 तक के लिए कट ऑफ ईयर बना दिया गया कि भैया अब 2001 की पॉपुलेशन के सेंसस के अकॉर्डिंग डिलिमिटेशन नहीं होगा। उसका रीजन था साउथ इंडिया के स्टेट्स ने पॉपुलेशन कंट्रोल कर लिया था, जनसंख्या नियंत्रण को अपना लिया था। साउथ इंडिया के स्टेट्स ने पॉपुलेशन कंट्रोल को एडॉप्ट कर लिया था, क्लियर है। और नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स में पॉपुलेशन ग्रोथ थोड़ी ज्यादा थी, उसको स्टेबल होने में थोड़ा टाइम लगना था। तो ऐसे में अगर डिलिमिटेशन हो जाता
तो क्या होता भाई, साउथ इंडिया के स्टेट्स में सीटों की संख्या लोकसभा और राज्यसभा में उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो जाता, नॉर्थ इंडिया में बढ़ जाता। इसका साउथ इंडिया के स्टेट्स ने इसका विरोध किया। इसके आधार पे पार्लियामेंट में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया गया 2001 में 84 में, और कहा गया लोकसभा और राज्यसभा में जो सीटों का परिसीमन होगा वो तब तक नई सेंसस के अकॉर्डिंग नहीं होगा, कब तक, 2026 तक। तब तक नॉर्थ इंडिया के स्टेट भी टोटल फर्टिलिटी रेट को 2.1 के आसपास प्राप्त कर लेंगे, पॉपुलेशन कंट्रोल को अडॉप्ट कर लेंगे। अभी आपसे कहूं मैं, अगर क्वेश्चन पूछे अभी डिलिमिटेशन किस सेंसस के अकॉर्डिंग है, 1971 की जो जनगणना है, सेंसस है, उसके अकॉर्डिंग अभी सीटों का निर्धारण किया गया है। अब ये 2026 के बाद चेंज हो जाएगा। क्लियर है, सुना भी होगा आपने। 86वां संविधान संशोधन 2002 बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फंडामेंटल राइट में 21A जोड़ा गया और बोला गया हर 6 से 14 साल तक के बच्चे का राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, उसका क्या होगा, फंडामेंटल राइट होगा, मौलिक अधिकार होगा। तो हर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को शिक्षा प्राप्त करना आर्टिकल 21A के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। संविधान संशोधन 86वां था 2002 के द्वारा। अगला, इसी संविधान संशोधन के द्वारा डीपीएसपी में आर्टिकल 45 में जोड़ा गया कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, 0 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनको प्री एजुकेशन दे, प्री केयर दे, मतलब शिक्षा से पहले की केयर और देखभाल, बच्चों की देखभाल एवं शिक्षा का प्रावधान करें 6 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए। और इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा एक फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई 51A में, कौन सी, 11वीं। आपको पता है जब फंडामेंटल ड्यूटी 51A जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, तो उसमें केवल 10 था और 11वां कब जोड़ दिया गया, 11वां जोड़ दिया गया इस संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में। और क्या बोला गया, हर पेरेंट्स का, हर माता पिता का ये दायित्व तो होगा, फंडामेंटल ड्यूटी होगी कि वो अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा दिलवाने का प्रयास करें। तो ये पूरा 86वां 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में आया और इसके द्वारा देखो क्या जोड़ दिया गया, 338A जोड़ दिया गया और 338A जोड़कर एसटी के लिए एक अलग से नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल ट्राइब बना दिया गया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब बना दिया गया। और आर्टिकल 338 के अंतर्गत क्या रह गया, अब आर्टिकल 338 के अंतर्गत हो गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, जबकि हमने अभी देखा था 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 338 के अंतर्गत, 338 के अंतर्गत ज्वाइंट SC/ST आयोग बना था, अब अलग कर दिया गया। 338 में रखा गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और 338A जोड़ दिया गया 89वां संविधान संशोधन 2003 और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब बना दिया गया। 91वां संविधान संशोधन 2003 क्या जोड़ा गया, आर्टिकल 75 सब क्लॉज A जोड़ा गया और आर्टिकल 164 सब क्लॉज A, 1 सब क्लॉज A, सब क्लॉज 1 सब क्लॉज A ये जोड़ा गया। और क्या बोला गया कि जो मंत्री परिषद होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, इसकी स्ट्रेंथ तय कर दी गई। केंद्रीय एवं राज्य मंत्री परिषद, भारत सरकार और राज्य की सरकार कितना % हो सकता है, 15%। क्यों, इसका पर्पस था कि मंत्रालय रेवड़ियों की तरह ना बांटे जाएं, क्योंकि जितने मंत्री बनेंगे खर्चा उतना ही सरकार का बढ़ जाएगा, गाड़ी बंगला उनके पोर्टफोलियोज होते हैं। क्लियर है, उनको उनके जो पोर्टफोलियो होते हैं, उनका जो प्रोटोकॉल होता है उसको फॉलो करना होता है, उसके बहुत सारे खर्चे होते हैं, सिक्योरिटी से लेके हर चीज। तो इसीलिए कहा गया कोई भी, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसके जो टोटल एमपीज होंगे, टोटल लोकसभा एमपीज जितने हैं, जितने लोकसभा एमपीज हैं उसका मैक्सिमम 15% हो सकती है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। और टोटल एमएलए जो होते हैं राज्यों में, टोटल एमएलएज का 15% होगा सीएम और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रधानमंत्री और सीएम अलग नहीं होंगे, उसी 15% में शामिल होंगे।
तो कहने का मतलब है प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जितने मिनिस्टर होंगे, चाहे वो कैबिनेट हो चाहे स्टेट मिनिस्टर हो, MOS कहते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट कहते हैं सेंट्रल में, और राज्य में CM और उनके मंत्री हो, उनकी टोटल संख्या, लोकसभा के कुल सांसद अभी कितने हैं 545, इस 545 का 15% होगी, और अलग अलग विधानसभाओं में जो MLA की संख्या है उसका 15% होगी। दिल्ली के लिए ध्यान रखना, स्पेशल प्रोविजन है, दिल्ली में यह संख्या 10% होती है। तो दिल्ली में टोटल 70 विधायक हैं, 10% मतलब 7 ही मंत्री हो सकते हैं, एक मुख्यमंत्री और 6 मिनिस्टर्स हो सकते हैं। और दूसरा, राज्य में मंत्रिपरिषद की संख्या 12 से कम नहीं होगी, मिनिमम 12 होने चाहिए। स्टेट में, दिल्ली एक्सेप्शन है, दिल्ली में 7 है, 10% है, मिनिमम 12 होना चाहिए, मैक्सिमम 15% होना चाहिए। अगला 10वीं, इसी संविधान संशोधन के द्वारा एक और काम किया गया, जो 10th शेड्यूल जोड़ा गया था, दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, कौन सा 52वां संविधान संशोधन 1985, और दल बदल को रोकने का प्रयास किया गया था। इस संविधान संशोधन के द्वारा उसमें यह प्रोविजन किया गया था कि अगर 1/3 पार्टी के MP या MLA किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो उनपे एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होगा। अब 1/3 अगर कर लेते हैं, 2/3 रह गए, तो पार्टी तो 2/3 वालों की है ना, क्योंकि 2/3 ज्यादा है। तो ऐसे में और इसमें क्या थे, चांस थे पार्टी टूटने के, तो दल बदल को रोकना था, इसीलिए इसको बढ़ा के 1/3 से बढ़ा के अब क्या कर दिया गया, 2/3। अगर किसी पार्टी के इलेक्टेड MLA और MP अगर 2/3 या उससे ज्यादा इकट्ठा किसी दूसरी पार्टी के साथ मिल जाते जाके, तो एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होगा, क्योंकि तब यह माना जाएगा 2/3 मतलब लगभग 67%, और 67% मतलब मेजर जो सपोर्ट है वो उन लोगों के साथ है। इसका मतलब पूरी की पूरी पार्टी ही दूसरे के साथ अलायंस कर रही है। 1/3 कम रह गए, 2/3 ज्यादा रह गए, इसीलिए 2/3 माना जाएगा, पूरी की पूरी पार्टी माना जाएगा। मतलब इसको दल बदल कानून 2/3 या उससे ज्यादा अगर दूसरी पार्टी के साथ जाएंगे तो वो दल बदल नहीं माना जाएगा। 2/3 से कम जाएंगे तो दल बदल माना जाएगा, उनकी सदस्यता चली जाएगी। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003। 92वां संविधान संशोधन 2003। 8वीं अनुसूची आपको पता है क्या, भाषाओं से संबंधित है। संविधान में कितनी भाषाएं, क्लियर है, 8वीं अनुसूची में कितना, संविधान में जो भाषाएं थी, क्लियर है, टोटल कितनी थी आपको पता है कितनी भाषाएं थी। ओरिजिनली 14 थी, फिर 14 में 8 जोड़ी गई हैं, और इस समय कितनी है, 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची लैंग्वेजेस से संबंधित है कि संविधान में कितनी भाषाएं ऑफिशियल लैंग्वेजेस का, है ना, आधिकारिक भाषाओं का दर्जा प्राप्त होगा। तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी होंगी, 22 होंगी आधिकारिक भाषाएं। संविधान में जिनको दर्जा मिला है 8वीं अनुसूची में, इस संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाओं को, 4 नई भाषाओं को इसमें ऐड किया गया। वो 4 नई भाषाएं कौन सी थी, 4 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया। वो बोडो थी, बोडो कहां की है, असम, असम में बोलो जाती है बोडो, बोडोलैंड सुना होगा, असम का रीजन है। मैथिली थी बिहार में, मैथिली बिहार की है, यहां लिख देता हूं। डोगरी जम्मू एंड कश्मीर, डोगरा वंश सुना होगा, राजा हरि सिंह डोगरा वंश के थे। और संथाली झारखंड, ये 4 भाषाएं कब जोड़ी गई इसमें, इससे पहले 18 थी, 4 मिलके 22 हो गई। 92वां संविधान संशोधन 2003। इससे पहले 14 थी। सिंधी कब जोड़ी गई, मैं यहां लिख देता हूं। गुजरात और राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा सिंधी। 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी जोड़ी गई। 21वां संविधान संशोधन 1967, और कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, कौन सी, कोंकणी जो गोवा में और महाराष्ट्र के गोवा साइड वाले एरिया में बोली जाती है, मणिपुरी मणिपुर की भाषा है, और नेपाली। ये 3 भाषाएं जोड़ी गई कब, 71वां संविधान संशोधन 1992। 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
92 ये भाषाएं जोड़ी गई। और 21वें संविधान संशोधन द्वारा कब, इसको नोट कर सकते हो कब, 1967 के द्वारा। तो 14 ओरिजिनल भाषाएं थी, 8 जोड़ी गई, जिसमें सबसे पहले जोड़ी गई कौन सी, सिंधी, 21वां संविधान संशोधन 1967। उसके बाद 3 जोड़ी गई, सिंधी कहाँ की है, गुजरात और राजस्थान में बोली जाती है, कोंकणी महाराष्ट्र और गोवा में बोली जाती है, मणिपुरी मणिपुर में, नेपाली जो सिक्किम है उस एरिया में बोली जाती है, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग एरिया में नेपाली बोली जाती है। 71 में संविधान संशोधन 1992 के द्वारा बोली गई, ऐड की गई, कितनी हो गई, 14 4 18 और 4 ऐड की गई 92 में संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। 93वां संविधान संशोधन 2005 क्या जोड़ा गया, आर्टिकल 15(5) जोड़ा गया। मैंने बताया था आर्टिकल 15(4) जोड़ा गया था, पहला संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 के द्वारा। और इसमें एससी और एसटी को आरक्षण दिया गया था, नौकरियों में रिजर्वेशन दिया गया था, 15% एससी को और 7.5% एसटी को। और 15(5) कब जोड़ा गया, 93वां संविधान संशोधन 2005। और इसमें जो एससी बीसी होंगे, एससी बीसी में कौन आएंगे, एससी एसटी और ओबीसी, सोशियो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। और इसमें एससी एसटी और ओबीसी के लिए अब रिजर्वेशन किसमें और एक्सटेंड किया गया, शैक्षणिक संस्थानों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो प्रवेश होते हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो या सरकारी हो, उनमें भी एससी एसटी और ओबीसी के लिए एंट्रेंस एग्जाम में प्रवेश लेने के लिए भी आरक्षण लागू कर दिया गया 2005, 93वां संविधान संशोधन। तो ये हमारा 93वां संविधान संशोधन तक हमने डिस्कस किया 2005। क्लियर है। एक चीज और ऐड कर लेना, इसमें एक चीज रह गई है, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, इसको ऐड कर देता हूं यहां पे। कौन सा भाई, 97वां संविधान संशोधन जो 2011 में हुआ। क्लियर है, और वो इंपॉर्टेंट भी है, 97वां संविधान संशोधन। मैं यहां पे इसको नोट कर देता हूं, वो स्लाइड इसमें से थोड़ा या तो डिलीट हो गई मुझसे गलती से। सत्तानवेवां संविधान संशोधन 2011 में किया गया और भारत के संविधान में एक वर्ड जोड़ा गया, क्या, कोऑपरेटिव कमेटी, सहकारी समिति। और इसको आर्टिकल 19 में डाला गया। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 ये कहता है कि व्यक्ति को 6 प्रकार की फ्रीडम होगी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, है ना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। इसी प्रकार से डेमोक्रेटिक मूवमेंट करने की, मतलब पीसफुल आंदोलन करने की स्वतंत्रता होगी। इसी में कहा गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन, संगठन बनाने की, टू ऑर्गेनाइज, संगठित होने की, जैसे लेबर यूनियन है जैसे, तो उसी में जोड़ा गया कि किसी भी व्यक्ति को कोऑपरेटिव कमेटी बनाने की जो स्वतंत्रता होगी वो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत डाली गई। आर्टिकल 19(1) कोई भी व्यक्ति सहकारी समिति बना सकता है, कोऑपरेटिव कमेटी बना सकता है। 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा इस सहकारी समिति वर्ड को जोड़ा गया। इस 19(1) और 19(1) का अगर सब क्लॉज लिखना चाहो तो सब क्लॉज सी, ये कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को ये फंडामेंटल राइट होगा, आपको पता है ये फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, कि वो कोऑपरेटिव कमेटी बना सकता है, सहकारी समिति बना सकता है। साथ ही साथ एक और आर्टिकल जोड़ा गया 43 का बी, 43 बी मतलब डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और इसमें कहा गया कि स्टेट, राज्य जो होगा वो कोऑपरेटिव कमेटीज को क्या करेगा, उनके फॉर्मेशन को, उनके डेवलपमेंट को बढ़ावा देगा। तो ये फंडामेंटल राइट होगा और यहां स्टेट बढ़ावा देगा कोऑपरेटिव
कमेटीज को, कोऑपरेशन को, सहकारिता को बढ़ावा देगा, उनके गठन को, उनके संचालन को, इन सभी चीजों को बढ़ावा देगा। तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थे। अब हम इसका एक लास्ट सेगमेंट पढ़ेंगे जिसमें मोदी गवर्नमेंट में अब तक 2014 से अब तक जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन पे हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। वहां तक हमने इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिस्कस कर लिए, इसके आगे के हम मोदी गवर्नमेंट में हुए इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में मोदी सरकार में पिछले 9 से 10 साल में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं वहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। चलो बिना देरी के यहां पे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये प्रोविजन किया गया कि साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट और सेंटर दोनों की 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। मैक्सिमम स्ट्रेंथ तो हमने अभी डिस्कस किया है, रटने की जरूरत नहीं है। 91वां संविधान संशोधन, यहां मैंने दिल्ली को एक्सेप्शन में रखा है, राज्य में और केंद्र में 15% हो सकती है और मिनिमम संख्या 12 हो सकती है। तो आंसर क्या होगा, 91वां संविधान संशोधन 2003 होगा। क्लियर। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन, बोलो भाई 2002 और क्या 21A, आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट जोड़ा गया। और ये आप देख सकते हो कहां पे हमने डिस्कस किया था, 86वां संविधान संशोधन 2002, जिसमें फंडामेंटल राइट में संशोधन किया गया था, DPSP में संशोधन किया गया था और फंडामेंटल ड्यूटीज में संशोधन किया गया था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अभी मैंने बोला 19(1)(c) में कोऑपरेटिव कमेटी ऐड किया गया, 97वां संविधान संशोधन 2011। अभी मैंने बोला आंसर ये है, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया 86वां संविधान संशोधन का 2002। अभी हमने डिस्कस किया। किस संविधान संशोधन के द्वारा ओबीसी के लिए, ओबीसी के साथ साथ एससी और एसटी तीनों के लिए, मतलब ये क्या है, सोशियो एजुकेशनली बैकवर्ड शिक्षण संस्थाओं में, तो ओबीसी के लिए 27% किया गया, एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 5.5%। ये नौकरियों में भी है, इनको शिक्षण संस्थाओं में भी कर दिया गया। आप देख सकते हैं कौन सा संविधान संशोधन है भाई। अभी हमने डिस्कस किया है 93 2005, तो हमारा आंसर मिल गया कौन सा भाई, 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2005। मंत्रिपरिषद का 91वां संविधान संशोधन 2003, मंत्रिपरिषद का आकार प्रधानमंत्री को छोड़कर है या इंक्लूड करके है, प्रधानमंत्री को इंक्लूड करके 15% है, गलत हो गया। किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, मिनिमम 12 होनी चाहिए, ओनली 2 सही है। 8वीं अनुसूची में 92वें संविधान संशोधन द्वारा, अभी मैंने बताया था 8-14 थी, फिर क्या कौन सी जोड़ी गई, सिंधी जोड़ी गई, और सिंधी के बाद फिर 3 और जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, और फिर 4 जोड़ी गई एक साथ 92वें संविधान संशोधन द्वारा, कौन सी, बोडो, संथाली, डोगरी, क्लियर है, और मैथिली। तो आप देख लो कौन सी नहीं जोड़ी गई, नेपाली नहीं जोड़ी गई, नेपाली उससे पहले जोड़ी जा चुकी थी। 91वां संविधान संशोधन 2003, इसके माध्यम से मंत्रिपरिषद के आकार को बढ़ाया गया, लिमिटेड किया गया, गलत हो गया, लिमिटेड किया गया। इसके अनुसार मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा या राज्य में विधानसभा में कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी, बिल्कुल सही है, मैक्सिमम इतनी हो सकती है। इसके द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, ये तो 86वां है ना, 91वां थोड़ी नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, केवल 2 हो गया। 52वां संविधान संशोधन क्या है भैया, एंटी डिफेक्शन लॉ, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन। 73वां पंचायती राज डिस्कस कर लिया, 11वीं अनुसूची। 61वां क्या है, वोटिंग राइट्स, वोटिंग जो वोटिंग का अधिकार है उसको 21 से 18 कर दिया। 86वां आपको पता है, राइट टू एजुकेशन, 21A हो गया, मैच द कॉलम। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, मतलब आर्टिकल 51A जोड़ा ही गया 42वें के साथ, क्लियर है।
44वां संविधान संशोधन संबंधित नहीं है क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं था मौलिक, लेकिन 86 में भी आपको पता है 11वां फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया इसी के साथ। तो पहला और तीसरा आंसर हो गया। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में एनसीएससी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट बनाया गया? तो आपको पता है कौन सा है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए 65वां और 89वां, आप 65वां देखना है। देखिए यहां पे एनसीएसटी बनाया गया 89वें के द्वारा, क्लियर है। एनसीएसटी 338A और 338 में क्या रखा गया, एनसीएससी। इससे पहले 65 में क्या था, 65 में हमने किया था ज्वाइंट एनसीएससी और एनसीएसटी, ये ज्वाइंट थे। तो अलग कब हुए, नए कब बने, 89वें संविधान संशोधन द्वारा बने दोनों, 338 और 338A। तो आंसर क्या होगा, पहले ज्वाइंट थे फिर नए बन गए, 89वां संविधान संशोधन। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार 86वां 2002 21 से। सहकारी समिति 97वां 2011 डिस्कस कर लिया, 19(1)C आर्टिकल जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन कहां कहां, आर्टिकल 21A में जोड़ा गया, क्लियर है। डीपीएसपी का आर्टिकल 45 और 51A जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उनमें 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई। तो राइट्स में भी किया गया, डीपीएसपी में भी किया गया, ड्यूटीज में ऑल ऑफ द अबव आंसर हो गया। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएसटी, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 338A अभी डिस्कस किया था, कौन सा, 89वां। तो ये हमने इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिस्कस कर लिए सेकंड पार्ट के, जिसमें हमने बहुत सारे फैक्ट्स को, उनसे जुड़े हुए इंफॉर्मेशंस को डिस्कस किया, आर्टिकल्स को, पॉलिटी का भी डिस्कस किया, साथ ही साथ इनका इंपॉर्टेंट कहां कहां पे कब कब क्या क्या हुआ वो डिस्कस किया। आई होप कि आपको एक एक चीज क्लियर हो गई होगी। अगर आपको बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन, हमारी ये सीरीज अच्छी लग रही है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन चीजें इंफॉर्मेटिव नॉलेज आपको मिल रही है, तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें भी आपका सपोर्ट चाहिए, हमें भी आपका सपोर्ट मिलता रहेगा, हम भी मोटिवेट होते रहेंगे और आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट जीएस में करंट के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन में लाते रहेंगे, अपनी वीडियो की सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।